इन्हें लगता है कि इनकी प्रतिभा जो है वो सम्मानित हो सकेगी, पहचान पा सकेगी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके बारे में, क्योंकि दर्शकों को सबसे इम्पोर्टेंट है ये जानना समझना कि अगर अंदर हौसला हो तो कहीं भी प्रतिभा जो है वो स्टैंड कर सकती है। ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। ये बात हम महिलाओं को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा होता है। मैं एक फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में एक्सपोर्ट हाउस में 14 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ थी और फिर अचानक से बिजनेस के उद्योग के क्षेत्र में आना एक बहुत बड़ा स्टेप था। इस स्टेप से ना कि सिर्फ मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ा, बल्कि मेरे साथ शायद इस उद्देश्य का और भी जुड़ाव था। और जब इस उद्देश्य को मैंने रखा अपने परिवार के बीच में, अपने शहर के बीच में, तो कारवां बनता ही चला गया। अभी अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो एक संदेश जो मैं अपने मन में अपनी माता, अपनी मेरी माँ के थ्रू और हमारे आसपास की जितनी भी महिलाएं थी, उन्होंने मेरे अंदर ये भरा है और इसी पहल के साथ मैंने अपना उद्योग शुरू किया हाजीपुर, बिहार में। और ये तो बस एक पहला कदम है और शायद ये सशक्तिकरण का जो संदेश है वो आगे बढ़ता ही चलेगा। जी, आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो गया, 14 सालों का लगभग एक्सपीरियंस है। जब आपने काम की शुरुआत की होगी, अभी भी महिलाएं जो है जब अपनी पहचान बनाने के लिए उतरती हैं फील्ड में, खासकर उद्यमिता के क्षेत्र में, तो कई तरह के सवाल मन में आते हैं। उनके खुद के मन में भी सवाल रहते हैं और समाज भी कई सवाल खड़े करता है। तब जब आपने शुरुआत की थी और अब जो आप कर रही हैं, मेट्रो सिटी से लेकर फिर आप बिहार के छोटे से शहर में काम कर रही हैं, क्या अंतर पाती हैं महिलाओं की स्थिति में? स्थिति मैं कहूँ कि पहले से तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि ये 14 वर्ष बहुत ही आरामदायक नहीं रहे हैं। जब मैं इस क्षेत्र में आई भी थी तो फैशन डिज़ाइनिंग बहुत ही ऐसा क्षेत्र था जो बिहार के लिए, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अलग क्षेत्र था और इसे अच्छे शब्दों में नहीं देखा जाता था। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ और महिलाओं का जो रुझान देखती हूँ मैं इस क्षेत्र में और इसको जिस तरीके से वो समझ रही हैं, मुझे ये बदलाव बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और हाँ, मुश्किलें ये आई कि आप पे सवाल किए जाएंगे, बड़े शहर से छोटे शहर की तरफ क्यों, जहाँ की अभी के समय में ज़्यादातर लोग छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। उसमें यह कदम कि दिल्ली से बिहार में वापस आना, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। लेकिन हाँ, जब आपका जज्बा सही हो, जब आपके अंदर उसका अगर इंटेंशन सही हो, तो इस तरीके के सवाल आप पे असर नहीं करते हैं, आपको आपकी मनोस्थिति को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। और शायद यही मेरे साथ हुआ। जी, महिलाएं आई, जब मैं इस क्षेत्र में आई तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आए, बहुत सारी तकलीफें आई कि जो ये बिजनेस स्टार्ट करना था, ये ऐसा क्षेत्र था जिसमें लोगों को जोड़ना होता है। ये सर्विस फील्ड थी मेरी, क्योंकि मैंने गारमेंट्स में काम किया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं सस्टेनेबल की तरफ थी। सस्टेनेबिलिटी मेरा की रोल था मेरे विजन में। और उस क्षेत्र में जब मैंने सोचा तो लोगों का ये सवाल भी आया कि अभी के क्षेत्र में जहाँ की फैशन इंडस्ट्री मास प्रोडक्शन पे काम कर रही है, आप क्यों कस्टमाइजेशन में जाना चाहती हैं? इस क्षेत्र को मुझे जब मैंने करने की शुरुआत करी तो ज़्यादातर, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं, कि जब मैं दिल्ली में कार्यरत थी एक एक्सपोर्ट हाउस में यूरोपियन मार्केट के लिए, वहाँ पे जब मैं देखती थी बहुत सारी महिलाएं थी बिहार की ही, कोई मधुबनी की हैं, कोई सिवान की हैं, और सेम क्षेत्र में जो हमारे टेलर भाई लोग थे, वो लोग भी बहुत सारे, कुछ तो मेरे ही शहर से थे, हाजीपुर से। और जब मुझे ये पता चला तो मुझे बस यही समझ में आया कि स्किल की कमी नहीं है, कुशलता की कमी नहीं है, शायद सही उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और इसी प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के उद्देश्य से मैंने अपना ये उद्योग यहाँ पे शुरू किया। जब आप लौट के आई और अपना प्लेटफॉर्म आपने बनाना शुरू किया, क्या चैलेंजेस रहे? खास करके जब हम मेट्रो सिटीज में बात करते हैं तो जो भी लोग स्किलफुल होते हैं या जो भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो तो डेफिनेटली बेटर ऑफ जगह पे मूव कर जाते हैं। जब आप वापस लौट के आके इस प्लेटफॉर्म पे आपने काम शुरू किया,
और खास करके महिलाओं को सशक्त करने का उद्देश्य आपके दिमाग में हमेशा से था। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी थी? क्या वो जागरूक थी, स्किलफुल थी, वो बाहर निकल के आती थी आपके साथ जुड़ने के लिए? ये बहुत ही सही सवाल है आपका। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो भी कुशल कारीगर थे वो यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे मोल नहीं है, उनकी कुशलता का कोई मोल नहीं है, उनके स्किल का कोई मोल नहीं है, और इसी वजह से वो शहर से बाहर चले जाते थे, मतलब हाजीपुर से किसी दूसरे शहर, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह में। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाएं तो इस क्षेत्र में बहुत ही छोटे पैमाने पे ही काम करती हैं, वो अपने घरों में काम करती, लेकिन किसी इस तरीके के उद्योग से जुड़ना बहुत ही बड़ा कदम था उन लोगों के लिए, और नहीं मिल रही थी मुझे महिलाएं भी नहीं मिल रहे थे, पुरुष भी नहीं मिल रहे थे, अगर मैं सही बोलूँ तो। मैंने जब ये सफ़र शुरू किया तो हम लोग सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी बहन और एक और जो स्टाफ था हमारा, टीम मेंबर। लेकिन शायद ये होना था, और इसीलिए शुरुआती दौर से ही कुछ लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए थे। अगर मैं कहूँ तो हाजीपुर में ही कुछ दर्जी थे जो मेरे से जुड़े हुए थे, और मैंने जब उनको अप्रोच किया, जब मैंने पहली बार उनको मैसेज किया कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ बिज़नेस शुरू किया है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस उद्योग से जुड़े, तो थोड़ी सी तो हिचक आई, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद उनका जवाब आया, मैं आ तो सकता हूँ मैडम, लेकिन 1 महीने बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए। फिर वो आए, फिर महिलाएं, उन्होंने ही कुछ महिलाओं को मेरे पास लेकर आए जिनको कुछ भी नहीं आता था, बट हाँ, उनके अंदर जज्बा ज़रूर था। उनको ये था कि मैडम मुझे आता तो कुछ नहीं है, लेकिन आप सिखाएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। मैंने कहा मुझे बस यही चाहिए, अगर आप सीख जाएंगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर दूंगी, मैं पूरी जान लगा दूंगी। एक से अभी मेरे साथ लगभग 1 से ये कारोबार शुरू हुआ, अभी लगभग मेरे साथ 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं इस कारोबार में। अच्छा। और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने की कि सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी, थोड़ा सा उनके अंदर आग था सीखने का, और वो जो चिंगारी थी वो कब एक बहुत बड़ी आग में बदल गई मुझे खुद को नहीं पता चला, और इसका मैं पूरा श्रेय उन्हीं लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि शायद अगर वो आगे नहीं बढ़ते तो मैं उनका थोड़ी सी आग, थोड़ा सा जज्बा जो है वो आपके अंदर खुद भी होना चाहिए कि आपकी एक पहचान हो, तभी आपकी प्रतिभा को वैशाली जैसे लोग या कोई और भी आगे आके आपके लिए मदद बन सकता है या आपको रास्ता दिखा सकता है। लेकिन अंदर आपके खुद भी जज्बा होना चाहिए कि मेरी भी एक पहचान हो, मेरा भी एक परिचय हो, मैं भी सशक्त बन सकूं। आपके साथ अब कई महिलाएं जुड़ गई हैं और आप अपने क्षेत्र में एक नाम और नाम कमा रही, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो चाहती तो हैं काम करना, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, सशक्त कैसे हों, इसको लेकर झिझक है। ग्रोइंग एज की लड़कियां, खास करके अब जो जनरेशन आ रहा है उनमें, उनकी सोच में, उनके पेरेंट्स की सोच में भी परिवर्तन आया है। उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको उनकी राह को बेहतर बनाने के लिए आपको लगता है क्या क्या चीज़ें हैं जो समाज में होनी चाहिए जो उनको पॉजिटिवली आगे बढ़ा सके? अगर मैं बोलूँ तो अभी जिस तरीके से सरकारी तौर पे बहुत सारी योजनाएं भी युवाओं के लिए हैं और बालिकाओं के लिए हैं, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और माता पिता को भी ये समझना ज़रूरी है कि किसी एक महिला का या किसी एक लड़की का एकमात्र उद्देश्य शादी करके ससुराल जाना नहीं होता है। उसका अपना खुद का एक व्यक्तित्व होता है जिसको निखारने की बहुत ज़रूरत है, और इस चीज़ को जैसे ही परिवार और खुद जब वो लड़की अपने अंदर की शक्ति को समझेगी, तभी उसको एक साक्षात रूप दे पाएगी। अभी की महिलाएं, अभी की जो लड़कियां हैं, अगर आप उनका मैरिज एज भी देखिए तो पहले जहाँ तक 18 वर्षों में लड़कियों की शादी करके उन्हें ससुराल भेज दिया जाता था, अभी वो एज फैक्टर बहुत चेंज हो चुका है। अब लगभग 25 साल तक लड़कियां अपने आप पे फोकस कर सकती हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकती हैं, अपने आप को हर तरीके से बदल सकती हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारती हैं, और कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है
जिसमें वो ये सोचती हैं कि नहीं, मैं इसमें नहीं कर पाऊंगी। महिला ड्राइवर है, महिला और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, महिला किसान तो बहुत दिनों से हैं, लेकिन इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में युवाओं का, अगर मैं बोलूँ, जैसे फैशन इंडस्ट्री का भी मैंने बोला, बिहार में थोड़े हैं, थोड़ी मानसिकता इस तरीके से है कि फैशन के क्षेत्र को, मेकअप के क्षेत्र को और इस तरीके के जो भी थोड़े से फैंसी वर्ल्ड, आई कैन से कि फैंसी वर्ल्ड का जहाँ देखते हैं कि लड़कियों का रुझान उसी तरफ जाता है, उसको तुरंत रोक दिया जाता है। बिल्कुल, ये हमारे लिए नहीं है, ये बड़े शहरों के चोचले हैं। ये मानसिकता जैसे जैसे बदलेगी ना, हमारे पेरेंट्स के अंदर, हमारे आसपास के लोगों के अंदर, हमारे शिक्षकों के अंदर, शायद इस सोच के बदलाव से बहुत मदद होगी। और जहाँ तक युवा लड़कियों की बातें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और इसका मैं पूरा श्रेय आज के सोशल मीडिया को भी देना चाहूँगी। सोशल मीडिया को हमेशा ही बुरा रुख दिखाया जाता है। अगर मैं कहूँ तो जब हम न्यूज़ देखते हैं तो अच्छे समाचार भी होते हैं, बुरे समाचार भी होते हैं। सामने वाले पे निर्भर करता है कि वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, बिल्कुल, उससे सोख क्या रहा है, अपने अंदर क्या सम्मिलित कर रहा है। सोशल मीडिया में अगर अभी देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन ने इतनी मदद करी है बिहार को, या फिर और भी ऐसे ही छोटे क्षेत्रों को जी, और इसकी वजह से ही आज 14 साल की लड़कियां, 16 साल की लड़कियां, 18 साल की लड़कियां भी उद्यमी बन गई हैं। ये परिवर्तन तो डेफिनेटली आया है और फैशन डिजाइनिंग को लेकर पहले की अपेक्षा कॉन्सेप्ट बदला भी है। कई लड़कियां या कई जो बच्चे हैं, जो है बच्चियां जो है इस फील्ड में आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि शायद हमें समझ नहीं आता है कहाँ से शुरुआत करें। कोई भी फील्ड आज ऐसा हो गया है कि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि लोग चाहते हैं स्किल्ड लोग आए और स्किल्ड लोग काम करें। स्किल का बहुत महत्व है। जो बच्चे या बच्चियां फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ से क्या कोर्सेज होते हैं जो उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको स्किल को एक वे आउट दिखा सकते हैं। ऐसे क्या चीज़ तो बिहार में अवेलेबल है या कहाँ ये इस तरह के कोर्सेज हो सकते हैं? देखिए, ये फैशन का जो क्षेत्र है, मैं एक छोटी सी बैक स्टोरी लेना चाहती हूँ। जी, 2006 में जब मैंने अपने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स निफ्ट बैंगलोर में अपना शुरुआत किया, उस समय में बिहार में एक भी फैशन डिज़ाइनिंग के सेंटर्स नहीं थे, ना कॉलेज था। जी, उस समय सिर्फ 6 से 7 ही सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया। 2008 में पटना में पहला निफ्ट खुला, जो कि बिहार का पहला निफ्ट था। जी, और उस निफ्ट की नींव से ही आप ये आंकलन कर लीजिए कि कहीं ना कहीं बिहार के जो राजनीतिक लोग थे, उस पहलू को समझ चुके थे कि बिहार अब वो नहीं है जो वो पहले था। जी, बिहार कभी भी पीछे नहीं था। ये हमारी सोच थी और बाकी लोगों की सोच थी, जिसने बिहार को इस तरीके से पीछे धकेलने पे लोगों की मानसिकता में भर दिया कि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है। और फैशन डिज़ाइनिंग का जो ये कोर्स है, आपको सरकारी बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे निफ्ट वन ऑफ है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिकग्नाइज्ड है। और इसकी तैयारी के लिए भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं बिहार में, जिसमें से मैं एक दो नाम लेना चाहूँगी। बहुत सारे नाम तो मैं नहीं बताऊँगी ताकि बच्चे भी कंफ्यूज हो, लेकिन इग्नाइट इंडिया है, पहल है, इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स हैं जो निफ्ट, NIFT, पर्ल हो गया और इस तरीके के और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कई तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बच्चों सारे। को ट्रेन करते हैं। जी। फैशन डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। आपका काम जो है वो कस्टमाइज से जुड़ा हुआ है, प्लस आप हैंडीक्राफ्ट में भी काम करते हैं। वैसे फैशन डिजाइनिंग के और भी कई पहलू होंगे जिन पे वर्कआउट किया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं जिन फैशन डिजाइनिंग जो इंक्लूड करता है? फैशन डिजाइनिंग है क्या, ये मैं समझना चाहूँगी। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा शब्द बताती हूँ। डिज़ाइनिंग जो है सब लोगों को पता है, लेकिन जैसे ही माइंड में डिज़ाइनिंग है, सीधे इसको फैशन से ही कनेक्ट करते हैं। क्षेत्र में है, अगर मैं बोलूँ तो अभी अगर हम इस न्यूज़ चैनल में अभी इस शो में हैं, इसमें भी
बात करते इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं से जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल है जो हमारे कपड़ों की बुनाई से सम्मिलित है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है जो कि घर के डिज़ाइनिंग और परिवार आपका घर का रहन सहन और किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना चाहिए उससे सम्मिलित है, और ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग है। ये सब डिज़ाइनिंग का ही क्षेत्र है और इसमें से आपको चुनना पड़ता है कि आपका रुझान किस तरफ है। कुछ रुझान है तो कला का क्षेत्र ही है जो कि आपको, ये सारे कलात्मक क्षेत्र ही हैं। मीडिया भी एक कलात्मक क्षेत्र है, फैशन डिज़ाइनिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, क्योंकि इसमें आपको हमेशा ही रचनात्मक आपका व्यवहार होना चाहिए, आपको हमेशा नया नया कुछ बनाना पड़ेगा। तो डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में बहुत ही पहलू हैं। आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, आप घर की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, आप कपड़ों की डिज़ाइनिंग कपड़े की बुनाई की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, घर में जो रहन सहन की सजावट की जो चीज़ें होती हैं उसको आप बना सकती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे अनगिनत क्षेत्र हैं जिसमें डिज़ाइनिंग को चूज़ करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यानी कि यहाँ आपको ये समझना और जानना ज़रूरी है कि आपका अपना इंटरेस्ट कहाँ है। आप अपने इंटरेस्ट को रियलाइज़ कीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और उसके बाद उसको फॉलो अप कीजिए, तो बहुत सारे रास्ते हैं जो आपके लिए खुलते हैं और आपकी प्रतिभा की जो है वो पहचान हो सकती है। चूँकि हम अपने विषय में महिला सशक्तिकरण को हमेशा ही इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी नज़र में बिहार की महिलाएं कहाँ स्टैंड करती हैं, कितनी सशक्त पाती हैं? परसेंटेज वाइज अगर मैं बोलूँ तो अभी बहुत हद तक ये आगे आ चुकी हैं और पहले के कंपेयर में ऑलमोस्ट आधी आबादी तो ऑब्वियसली महिलाओं की ही है और बिहार अभी 16%, पहले पिछले साल से 16% ये आगे आ चुका है और इसका आंकलन अगर मैं आपको बताऊं तो 87% रूरल एरियाज की महिलाएं हैं जो बिहार में आगे आ चुकी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़े पैमाने पे वो कर रही हैं, लेकिन हाँ उनका हर छोटा कदम भी उनको सशक्त बनाने में अग्रसर है। तो जैसे पहले सशक्त की बात करते हैं तो किस महिला को सशक्त मानती है? क्योंकि कई बार हम ये तो देखते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं, लेकिन बहुत सारे जो पहलू हैं जिनमें वो बैकआउट हो जाती है। तो आपकी नज़र में कौन सी महिला सशक्त है जो अर्न कर रही है, जिनकी अपनी पहचान है, या कुछ और एस्पेक्ट्स है जिनको आप इंक्लूड करते हैं? क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं आज के जिससे जो रूरल और अर्बन का कम्बिनेशन है, परफेक्ट कम्बिनेशन है। जी, सशक्त का सही मायने में अर्थ ये है कि आप अपने सामाजिक राइट्स, अपने राजनीतिक राइट्स और आर्थिक राइट्स को और अपने सांस्कृतिक राइट्स को, सबको अगर आप सामंजस्य बिठाएं तब जो आप कर पा रही हैं वो। आर्थिक रूप से तो आजकल की महिलाएं बहुत ही सबल हो गई हैं, लेकिन उस अर्थ को, उस पैसे को कैसे खर्च करना है ये डिसीजन अभी भी पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं है। अपने लिए अगर उन्हें कपड़े खरीदने हैं उसके पहले उन्हें अपना ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या मैं इस बार खरीदूं या फिर अपने घर के ही उसमें लगा दूं। महिलाएं बहुत ही दरियादिल होती हैं और हमेशा परिवार को लेते हुए चलती हैं और शायद इसीलिए उसे सृजनकर्ता बोलते हैं और अपने आगे हमेशा उन्होंने परिवार को ही महत्व दिया है। और लेकिन महत्व देने के साथ साथ जो उनका डिसीजन मेकिंग का जो ताकत है, जो उनकी ताकत है, उसको जब तक महत्व वो खुद नहीं देंगी, मुझे नहीं लगता है कि वो सशक्त कहलाती है या सशक्त कहलाएंगी। कब उनको क्या कदम लेना है, आप मदद लीजिए, मदद के लिए कभी पीछे मत हटिए कि नहीं मैं अगर मदद लेने लगती हूँ तो मैं कमज़ोर साबित हो जाऊँगी। नहीं, मदद हर कोई लेता है, हर कोई मदद लेता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि जब मैंने ये उद्योग शुरू किया तो मैं अपने क्षेत्र में तो बहुत ही मजबूत थी, लेकिन आर्थिक डिसीजन में मैं शायद कमज़ोर थी। कहाँ किस तरीके से मुझे मदद चाहिए, मुझे यही लगा कि जब तक मैं पूरी तरह से पैसा नहीं जमा कर लेती मैं नहीं कर सकती ये उद्योग। तब ये सरकारी जो योजनाएं होती हैं इनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए कि सरकार क्या क्या महिलाओं के लिए नई योजनाएं बना रहा है, उनको मजबूत बनाने के लिए क्या क्या सरकार की पहल है,
या सामाजिक तौर पे क्या पहल है, या आसपास के जो आपके समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, इन सब से भी रूबरू होना उनके लिए बहुत और इम्पोर्टेंट मुझे है। लगता है इन सब में शिक्षा का बहुत अहम रोल होता है कि महिलाएं जो बच्चियां हैं वो शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होंगी तभी वो अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने आसपास के बारे में जानकारी लेंगी। आप क्या सोचती हैं इस विषय पे, शिक्षा कितना अहम रोल प्ले करती है? अगर मैं कहूँ तो 100% क्रेडिट इसको जाना चाहिए। जी। जैसे ही आप शिक्षित होती हैं, और शिक्षित मतलब सिर्फ डिग्री मिलना नहीं होता है कि आपने 10th पास कर लिया, ग्रेजुएशन हो गया, क्योंकि अभी के दौर में ज़्यादातर लोगों की सोच यही है, अरे मेरी बच्ची तो ग्रेजुएट पास है, मेरी बच्ची तो एमए है। लेकिन एमए और क्या आपने उसको शिक्षा दी? क्या वो अपने अधिकारों से अवगत है? क्या उसको ये पता है कि अगर वो उद्यमी बनना चाहती है तो क्या उसे ये सारे अपने अधिकार पता है कि वो किस किस चीज़ों की मदद से वो कर सकती है, अपने आप को आर्थिक रूप से किस तरीके से वो मदद ले सकती है, समाज से या सरकार से? तो इसकी जो शिक्षा है ये भी उनको मिलनी चाहिए, जो कॉलेजेस में और स्कूलों में इस तरीके के चलने चाहिए शो, या फिर उस तरीके के प्रोग्राम्स चलने चाहिए जिससे उनको ये पता चले कि, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, पुरुषों के लिए भी बोल रही हूँ, लड़कों के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि आज के युवा जो होते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, 18 साल के हो जाते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि वो अपना करियर चूज कर सकें। उसके लिए अभी भी उनके पेरेंट्स ही करियर चूज करते हैं, या उनका समाज करियर चूज करता है, नहीं तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम आईएएस बनो। ये बहुत ही रेपुटेड पोजीशंस हैं। लेकिन कला के क्षेत्र को जिस तरीके से छांट दिया जाता है और हमेशा उसे ये दिखाया जाता है कि हॉबी के लिए ठीक है, लेकिन ये आपका उद्योग नहीं बन सकता है, आपका कार्यरत आपने, हाँ, प्रोफेशन नहीं बन सकता, आप इसमें कार्यरत नहीं हो सकते, आप इससे अपने जीवन यापन नहीं कर सकते। यहाँ पे शिक्षा का बहुत महत्व है। पेपर में इतने सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, बच्चों को वो पढ़ना चाहिए, वो भी शिक्षा का एक रूप ही है। आपको योजनाएं पता चलेंगी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बहुत सारे योजनाएं हैं। और जो आपका ये पीएमईजीपी है, इसमें अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो पीएमईजीपी और मुद्रा लोन, ये सारे जो लोन हैं, इसमें महिलाओं के लिए एक अलग सब्सिडी कैटेगरी है। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपको रोक के, खास करके दर्शकों से आपके माध्यम से फिर एक बार बात करेंगे। हम बहुत बार सोचते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक सीमित है और कागजी झमेलों में पढ़ना नहीं चाहते, टाइम टेकिंग बहुत होता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ये पेपर जमा करना, वो पेपर जमा करना, इस अधिकारी से उस अधिकारी से मिलना। पर आपको यहाँ जानना और समझना चाहिए, और वैशाली जी इसका एग्जाम्पल है कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो वाकई में आपकी प्रतिभा को एक पुश देने के लिए बहुत बेहतर काम कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा जानना और समझना और एक इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी होता है। आप जैसा हम बता रही थी कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी हेल्पफुल होती है, आपके अपनी जर्नी में ये कितनी हेल्पफुल रही है? मैं अगर बोलूँ तो सिर्फ मेरे आर्थिक रूप से ही मेरे को सरकारी योजनाओं ने नहीं मदद करी है जी, बल्कि मेरी शिक्षा, जैसे आपने बोला कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो मैंने हमेशा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेने में ही फोकस किया है। सरकारी योजनाओं में अगर मैं बताऊं, जैसे पीएमईजीपी योजना के बारे में अगर मैं बोलूं, जो प्रधानमंत्री योजना जो है, इसमें महिलाओं के लिए जहां पे पुरुषों को रूरल एरिया के अकॉर्डिंग भी है थोड़ा सा, उसमें 25% का अनुदान मिलता है। वहीं पे आप जैसे ही शहर से रूरल एरिया की तरफ जाते हैं तो महिलाओं को 35% का अनुदान मिलता है। और ये बहुत बड़ी मदद है, बहुत ज़्यादा बड़ी मदद है, क्योंकि इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी बहुत कम है कंपेयर टू आपके जो प्राइवेट सेक्टर के जो ये बैंक हैं, आपको बहुत आसानी से ये आपको लोन दे देंगे और आप इसी ढांचे में फंस जाते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं भले वो थोड़ी मुश्किल लगती हैं, उसमें कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आप ही की मदद के लिए है, ताकि आगे जाके आपको कोई तकलीफ ना हो और ऐसी योजनाएं उन्हें बंद ना करना पड़े। क्योंकि अगर ये फेल हो जाएंगे अपने इस चीज़ को कारगर साबित होने में, तो आगे चल के ये बंद हो जाएंगी योजनाएं डेफिनेटली। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं, और अगर इसको आप मैं तो आपको एक दो ही बता रही हूँ, लेकिन इस तरीके की अनगिनत योजनाएं हैं जिसकी मदद से महिलाएं और
आज के युवा अपने आप को सबल बना सकते हैं और सशक्त कर सकते हैं। अगर आप बोले सरकारी योजनाओं में, तो जैसे वैसे तो मैं फैशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हूँ मैं एक किसान। जी। और मैंने दादाजी को, अपने पिताजी को, और मेरा अभी भी जो पुश्तैनी गाँव है, जो कि बिद्दुपुर, हाजीपुर में ही वैशाली जिला में बिद्दुपुर गाँव होता है, माइल है। वो केले के क्षेत्र में बहुत ही फ़ेमस है। हाजीपुर का केला बहुत दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। और उससे एक होता है, यस, उससे एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, जो कि है केला रेशा। इस केले रेशे के बारे में तो मुझे पता था, लेकिन इसको मैं आगे कैसे करूँ, इसकी मदद भी मुझे एक सरकारी योजना से ही मिली, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली के अंदर आता है, आर्या प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है, इससे आज की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, ये सबके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं के लिए ही एकत्रित है, लेकिन ये योजना ने मुझे इतना मदद किया, और मैं बहुत ही प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ, मैं एक युवा किसान हूँ, एक महिला किसान हूँ, और मैं अब महिला किसान होने के साथ-साथ ही उद्यमी हूँ। तो सरकार की भी कई योजनाएं हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ होता है, आपका खुद का जज्बा, आपकी खुद की इच्छा शक्ति। आप अपनी प्रतिभा को एक रास्ता, एक पहचान दे सकती हैं, और बाकी चीज़ें सारी मदद करने के लिए धीरे-धीरे आगे आती हैं, लोग आते हैं, परिवार आता है, समाज आता है, सरकार की योजनाएं आती हैं, धीरे-धीरे रास्ते बनते जाते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ें कि आप खुद खुद को रियलाइज़ कीजिए, और खुद की प्रतिभा को पहचानने और समझने की ज़रूरत होती है। वैशाली जी, आपसे बात करके बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। हमारे दर्शक भी जो है, वो भी बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने बात की कि किस तरह से प्रतिभा को सही रास्ता दिखाया जा सकता है, खास करके महिला प्रतिभा को। हमारे कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आपको अलग-अलग विषयों पे बातचीत कराई जाए, अलग-अलग मेहमानों से बातचीत कराई जाए, और यही कोशिश जो हमारी आगे भी जारी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य विषय को या किसी खास मेहमान को हम अपने कार्यक्रम में बुलाएं या शामिल करें, तो आप हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता तो आप जानते ही हैं। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमारे ईमेल आईडी पे भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।